हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अन अकेडमी पर इन दिस मंथ ऑफ फरवरी एवरी संडे 6:30 PM जो है क्रिमिनल लॉ का मॉक टेस्ट होने जा रहा है। और एक रेफरल कोड है WOL10 जिसका इस्तेमाल करके आप इसे अनलॉक करेंगे। इसकी सारी डिटेल जो है मैं और लिंक भी साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक ज़रूर करेगा। आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम आज अपना स्टडी करते हैं आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम आर्टिकल 30 डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आर्टिकल 30 बहुत छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन ये वीडियो जो है थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि हम कुछ लैंडमार्क केस डिस्कस करेंगे और जो एक रीसेंट केस रहा था इसी आर्टिकल से रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी इससे। आर्टिकल 30 की रीडिंग कर लेते हैं। देखिए, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन तो आर्टिकल 29 में हो गया, और पीछे कुछ और आर्टिकल्स जो हमने पढ़े थे उनमें उनके राइट्स मिल रहे हैं, उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो रहा है। अब वो उस राइट का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आर्टिकल 30 बताता है। कैसे करेंगे वो? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाकर। अब वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, जो माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड एडमिनिस्टर, और उनको संचालित करने का भी जो पावर है वो अपने माइनॉरिटीज़ के पास रहेगा। इसका फर्स्ट क्लोज देखिए, ऑल माइनॉरिटीज़। तो ऑल माइनॉरिटीज़ लिखने से जो है स्पेसिफिकली सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा है। हमने आर्टिकल 29 का फर्स्ट क्लोज पढ़ा, उसमें क्या था? एनी सेक्शन ऑफ सिटीज़न। तो उसका जो डायमेंशन है वो बहुत वास्ट है, वो मैं आर्टिकल 29 में आपको समझा चुकी हूँ किस तरीके से। लेकिन ये जो है स्पेसिफिकली सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात करता है और दूसरों की नहीं। वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, फिर चाहे वो रिलीजन पे बेस हो या फिर लैंग्वेज पे बेस हो, लेकिन वो माइनॉरिटी होनी ज़रूरी है। शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश, और उनके पास राइट है एस्टेब्लिश करने का, स्थापित करने का, एंड एडमिनिस्टर, और उसको संचालित करने का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो अपनी मर्जी से, अपनी समझ से वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उनको रेगुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, पीछे जो हमने आर्टिकल पढ़े थे उसमें बहुत सारे राइट्स माइनॉरिटीज़ को दिए थे, लेकिन अपने राइट्स का इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको आर्टिकल 30 बताता है। अब देखिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं माइनॉरिटीज़ के द्वारा, अब उसमें जो है रिलीजन की आप मतलब रिलीजन की पढ़ाई नहीं करवा सकते हो। ऐसे स्पेसिफिकली आप अपने रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट्स को रिलीजन के बारे में पढ़ा रहे हो, नहीं, वो नहीं कर सकते हो। नॉट प्योरली रिलीजियस नेचर, तो प्योरली रिलीजियस नेचर की नहीं होनी चाहिए, नॉलेज बेस होनी चाहिए जो आपकी कल्चरल लैंग्वेज को सेव करने के लिए बनाई गई हो। ओके, इट शुड बी सेकुलर नेचर की। जो भी आप वहाँ पर पढ़ाई करवा रहे हो, जो भी नॉलेज वहाँ हो रही है वो सेकुलर नेचर की होनी चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिकली रिलीजियस नेचर की वो अलाउड नहीं है। आगे देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्लोज को देखते हैं 1A। सो 1A जो है ये 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसमें सिंपली ये कहा गया कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर इनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा रहा है तो स्टेट जो है इंश्योर करेगा कि भी इनको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी दिया जाए। ऐसे नहीं कि किसी भी रेट में, किसी भी भाव में इनकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जाए। एक रीजनेबल स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, जिससे जो है इनका जो राइट है वो कहीं पर रेस्ट्रिक्ट ना हो, एब्रोगेट ना हो। ओके, सो नेक्स्ट क्लोज देखिए, वो सिंपली ये कहता है कि भी द स्टेट शेल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट। अब स्टेट कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। जो भी सरकारी सहायता, जो स्टेट जो एड देती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वो कहीं पर भी भेदभाव नहीं करेगा कि भी ये माइनॉरिटीज़ का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो मैं इसे कम सहायता दूँ या वॉटेवर, जो भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में। राइट, अब नेक्स्ट देखिए, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखिए कितने टाइप के रहते हैं। सो बेसिकली 3 टाइप के रहते हैं। सबसे पहला है रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट। रिकॉग्निशन मतलब मान्यता, जैसे CBSE से, UG से, ये सबसे मान्यता मिलती है। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे रिकॉग्निशन, मान्यता मिलती है, एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट, और साथ ही साथ स्टेट से जो है पैसे की सहायता भी मिलती है। सेकेंड देखिए, रिकॉग्निशन रिक्वायर्ड बट नॉट एड। तो यहाँ पर मान्यता तो मिल रही है लेकिन पैसे की सहायता नहीं मिल रही है। तीसरा टाइप, नो रिकॉग्निशन एंड नो एड सीकिंग फ्रॉम द स्टेट। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर ना तो उसे सरकार से मान्यता चाहिए, ना ही किसी पैसे की सहायता चाहिए। तो ये 3 टाइप के रहते हैं।
सेकेंड टाइप का जो हमने बताया आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट। तो जो फर्स्ट और सेकेंड टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं तो वो स्टेट के रेगुलेटरी पावर के अंडर वर्क करते हैं। रेगुलेटरी पावर कैसी रहती है, जैसे कि भी उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सिलेबस क्या रहेगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, या फिर टीचर्स का जो वैकेंसी है वो किस टाइप से निकलेगा, तो ये सारी चीजें स्टेट के अंडर एडमिनिस्टर की जाएंगी। और जो थर्ड टाइप का जिसमें बताया, थर्ड टाइप इंस्टीट्यूशन आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स एंड एक्टिविटीज बट स्टेट जनरल लॉ शैल बी फॉलोड। तो जो थर्ड टाइप का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप को एडमिनिस्टर भी खुद करेगा, अपनी एक्टिविटीज और अफेयर्स के रिगार्डिंग वो फ्री रहेगा, वो अपनी मर्जी से चलाएगा, लेकिन जो स्टेट के जनरल लॉज जो होते हैं जैसे कि मैटरनिटी लीव हो गया या 7th पे कमीशन हो गया, इस तरह के और भी जो जनरल लॉज जो होते हैं वो उसे फॉलो करने पड़ते हैं। अब देख लेते हैं इसके कुछ लैंडमार्क केस को देख लेते हैं। TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 में ये मैटर डिसाइड किया गया था। ये जो केस है ये 11 जजेस बेंच केस रहा, 6-5 से डिसाइड किया गया था, और जो जजमेंट है वो डिलीवर किया था हमारे ऑनरेबल जस्टिस BN कृपाल जी के द्वारा। ये मैटर इससे पहले आया था, जजमेंट जो है 2002 में हुआ था इसका, इससे पहले देखिए 1993 में ये मैटर आया था, तब ये 5 जजेस बेंच रहा। उसके बाद ये आगे रेफर कर दिया गया, इसके इश्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे तो उसे देखते हुए बड़े बेंच को रेफर किया 1994 में 7 जजेस बेंच, फिर उसके बाद ये 11 जजेस बेंच को रेफर किया गया 1997 में, बट समहाउ ये जो बेंच था 11 जजेस बेंच ये डिसॉल्व हो गया। फिर फाइनली 2002 में ये मैटर डिसाइड किया गया था। इसमें कोर्ट ने देखिए क्या कहा था, वैसे तो मैंने यहाँ सारे इंपॉर्टेंट जो है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन डिसीजन लिख दिया है, लेकिन बहुत छोटा लिखा है तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेती हूँ। इसने कहा था कि आर्टिकल 30 स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज, देखिए सभी सिटीजन्स को एडमिनिस्टर करने का या फिर एस्टेब्लिश करने का राइट तो बहुत सारे आर्टिकल्स में दिया गया है, लाइक 19(1)(g) आर्टिकल 26 में, लेकिन आर्टिकल 30 जो है वो स्पेशली माइनॉरिटीज की बात करता है। जो मैंने आपको आर्टिकल 29 भी समझाया, 30 भी बताया, वो डिफरेंस मैंने आपको समझाया कि भी कहाँ पर स्पेशली माइनॉरिटीज की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टेट विल डिसाइड लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। अब ये बर्डन किस पे दिया जाए कि भी कौन डिसाइड करेगा कि भी ये कम्युनिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आती है या रिलीजियस माइनॉरिटी में आती है, तो ये डिसाइड करने के जो पावर है वो स्टेट को दी गई। स्टेट डिसाइड करेगा कि भी ये जो कम्युनिटी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या कौन जो लोग लिंग्विस्टिक में आते हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी नॉट ओनली minority community not only have the right to establish or administer but also get the recognition। अब देखिए, जब तक किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास रिकॉग्निशन मान्यता नहीं होगी, फिर चाहे वो कितनी ही डिग्री दे ले उसको कोई फायदा नहीं, मान्यता तो होगी नहीं। तो जो भी अपने माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें रिकॉग्निशन भी दिया जाएगा। बट जो रिकॉग्निशन का जो राइट है, ये जो डिमांड होगी ना, ये एब्सोल्यूट नहीं होगी कि भी जो भी माइनॉरिटीज का इंस्टीट्यूशन बनेगा उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगी। कुछ बेसिक क्राइटेरिया, रूल, रेगुलेशन रखे जाएंगे, अगर वो फुलफिल करते हैं देन श्योरली उन्हें जो है रिकॉग्निशन भी दिया जाएगा। देखिए, सीट रिजर्वेशन बाय माइनॉरिटी शुड बी रीजनेबल। अब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो सीट्स का रिजर्वेशन रहता है कि भी अब माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो ऑफकोर्स उन्हें प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, तो एक रीजनेबल लिमिट तक आप सीट रिजर्व कर सकते हो। अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए कि भी जिससे जो है वो मोनोपोली टाइप में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यस एंड एडमिशन मस्ट बी ऑन मेरिट, और जो भी एडमिशन होगा उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो मेरिट बेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भी सबको एडमिशन दे दिया, मेरिट बेस होना चाहिए। और जो प्रोसेस रहेगा, जो मेथड इस्तेमाल किया जाएगा एडमिशन का, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, एंड मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड नो कैपिटेशन फीस। और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो फीस चार्ज रहेगा, फीस चार्ज वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि भी जो उनका एक्सपेंडिचर रहता है, जो भी खर्चा वगैरह रहता है मेंटेनेंस में, बाकी चीज़ों में, तो वो अपने हिसाब से अपना फीस का स्ट्रक्चर रख सकते हैं, लेकिन वो कैपिटेशन फीस नहीं लगा सकते। अगर कैपिटेशन फीस आप चार्ज करोगे तो एजुकेशन से कन्वर्ट होकर वो बिजनेस में चला जाएगा, तो ये अलाउड नहीं था। ये मेन बातें कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस जजमेंट का क्या इफेक्ट रहा था वो बताती हूँ कि भी इस जजमेंट के द्वारा
दो केसेस जो है वो पार्शली ओवररूल कर दिए गए थे। ये था, एक तो था उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और दूसरा था सेंट स्टीफन कॉलेज जो केस था, वो उसका जो उन दोनों का जो जजमेंट है वो पार्शली ओवररूल किया था, कंप्लीटली नहीं, सिर्फ पार्शली ओवररूल किया था। अब इसके बाद एक दूसरा केस आता है, वो देख लेते हैं। टीएमए पाई फाउंडेशन केस का जो डिसीजन आया था वो हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से समझा और उसी तरीके से उसे अप्लाई किया। तो उस कंफ्यूजन को उसको क्लियर करने के लिए फिर ये जो मैटर आया, इसमें वो सारे ही डाउट क्लियर कर दिए गए जो टीएमए पाई फाउंडेशन के जो जजमेंट्स जो बाकी स्टेट्स को हुए थे इस केस में डिसाइड किया गया था। देखिए, इसका नाम है इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 का एक केस था। ये 5 जजेस बेंच केस रहा और इसमें जो इम्पोर्टेंट इश्यूज रेज हुए थे वो देखिए, whether the educational institution fix the fee structure, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये राइट है कि वो अपना फी स्ट्रक्चर जो है वो खुद मेंटेन कर सकते हैं, मतलब उसको बना सकती है क्या। दूसरा था whether the right of minority education institution and non minority education institution are same। तो जो एक नॉन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है उसके जो राइट्स होते हैं और जो एक माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास जो राइट होते हैं क्या वो दोनों सेम रहते हैं। तीसरा देखिए, whether the private unaided college handle their admission process and fees itself। अब जो अनएडेड प्राइवेट कॉलेजेस है क्या वो अपना सीट हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया, ये सब वो खुद अपनी मर्जी से हैंडल कर सकते हैं क्या। तो इसमें देखिए कोर्ट ने क्या बोला था, इसमें कोर्ट ने ये बोला कि देखिए कोई फीस स्ट्रक्चर फिक्स करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भी एक उसको अप्लाई कर दिया जाए तो सब उसकी कैटेगरी में फॉल हो जाएंगे। तो ये हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देखना होगा कि उसका एक्सपेंडिचर किस टाइप का है, उसको किस तरीके की फीस उसे लगानी चाहिए, हर इंस्टीट्यूशन पे अलग अलग एप्लीकेबल रहता है। बट वो जो फीस स्ट्रक्चर है वो एक रीजनेबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकता है, रीजनेबलनेस जो है उसमें चेक करी हुई होनी चाहिए। ठीक है, नाउ हु विल डिसाइड कि भाई जो फीस स्ट्रक्चर है वो एक रीजनेबल है या नहीं। तो इसकी एक कमेटी बनाई जाएगी, फीस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इसके लिए कमेटी बनाई जाए और जिसका क्या है वो चेक करेगा कि भी ये फीस स्ट्रक्चर रीजनेबल है या नहीं है और हर 3 साल बाद जो है फीस को रिवाइज किया जा सकता है, ये इसमें बोला गया। अब देखिए, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो बात करता है आर्टिकल 30 सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है और दूसरों की नहीं कर रहा है। और दूसरा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो सीट रिजर्व कर सकती है, मतलब अपने हिसाब से जैसा उसे ठीक लगता है वो सीट रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन एक रीजनेबल लिमिट तक ही, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए कि मेरिट बेस होने के बावजूद भी वो ऐसे लोगों को एडमिशन दे रहा है जो उसके लिए क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजनेबलनेस को वहां पर उसको ध्यान में रखना चाहिए, जो सरकार की नीति है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, तो ये सब चेक करने की ड्यूटी रहती है उसके ऊपर। ठीक है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होगी, लेकिन इसके बाद 2 और केसेस रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब इस केस को देख लेते हैं। पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 का ये केस था और ये 7 जजेस बेंच केस रहा। तो इस केस के अंदर वो इश्यूज सेटल किए गए थे, डिसाइड किए गए थे जो पिछले केस में जो है प्रॉपरली डिसाइड नहीं हो पाए थे। फीस स्ट्रक्चर के बारे में इसमें कहा था कि प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन कैन हैव देयर ओन फीस स्ट्रक्चर बट लिमिटेशन आर देयर, नो प्रॉफिटिंग एंड कैपिटेशन फीस अलाउड। तो प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब वो इंस्टीट्यूशन जहां से सरकार जिन्हें कोई पैसे की सहायता नहीं दे रही है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है अपना फीस स्ट्रक्चर खुद तैयार कर सकते हैं कि भी वो क्या फीस चार्ज करेंगे स्टूडेंट से, लेकिन जो है उस पर भी एक लिमिट होनी चाहिए। वो उस फीस से कोई प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा, मतलब ऐसी फीस लगाने का टारगेट ये नहीं रहेगा कि भी वो उससे कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा एज ए बिजनेस। ठीक है, कोई कैपिटेशन फीस नहीं लगाएगा, वरना तो वो एजुकेशन से कन्वर्ट होकर एक बिजनेस में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकता है वो। कमेटी डिसीजन जुडिशियल रिव्यू अलाउड। तो इससे पिछले केस में हमने देखा था कि भी फीस स्ट्रक्चर क्या रखी जानी चाहिए, क्या रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर हो सकती है, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। अब उस कमेटी का जो डिसीजन रहेगा उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन कैन हैव सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट। तो जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो अपना अलग से एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं एडमिशन के लिए।
फिर अब इस केस का डिसीजन हो गया, उसके थोड़े समय बाद जो है आर्टिकल 15 क्लोज 5 जो है वो ऐड कर दिया गया। अब इसके बाद जो एक रिसेंट जजमेंट है, एक केस वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 30 का ये लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखिए, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये 29 अप्रैल 2020 में मैटर डिसाइड किया गया था। तो इस केस को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि भी नीट जो है ये 2011 में आया था। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहां पर एडमिशन का जो प्रोसेस रहता है वो नीट को फॉलो करके, इट्स एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली, तो नीट फॉलो करके ही आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए 2012 में इसे चैलेंज किया गया माइनॉरिटीज के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ये बोलकर कि भी हमारे फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 30 में है उसको इन्फ्रिंज करता है। और तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में नीट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। फिर दोबारा से 2016 में स्टेट ने इस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा था नीट को, उसे चैलेंज किया 2016 के अंदर। और ये 5 जजेस बेंच केस बना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को रिव्यू किया और कहा कि भी नीट को जो है अलाउ किया जाए एडमिशन प्रोसेस में। ठीक है, फिर 2016 में फिर हमारे लेजिस्लेचर ने कुछ मेडिकल लॉज के अंदर चेंजेस करे और मेडिकल एक्ट ही लिख दिया, जिसमें ये क्लियरली बोला कि भी सभी स्टेट्स को जो है नीट फॉलो करना पड़ेगा। और फिर माइनॉरिटीज ने अगेन जो है इसे अपने आर्टिकल 30 का इन्फ्रिंजमेंट कहा, और वो इन्फ्रिंजमेंट इस नीट को चैलेंज करते हुए फिर ये अपना केस बना, ये जो 29 अप्रैल 2020 में डिसाइड किया गया था। इस मैटर में माइनॉरिटीज ने ये कहा कि भी ये हमारे आर्टिकल 30 में जो राइट है उसका इन्फ्रिंजमेंट है। जो अनएडेड अथॉरिटीज होती हैं, अनएडेड जो जिसे सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को राइट होना चाहिए अपनी एक्टिविटीज को, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वो खुद से एडमिनिस्टर कर सके। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भी जो नीट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव जो है, जो टारगेट जो है वो ये है कि भी एडमिशन के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रहे, कहीं पर भी धोखाधड़ी जैसी चीजों का, मेल प्रैक्टिस का इस्तेमाल ना हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, फेयरनेस रहे, कि भी कोई भी एडमिशन गलत तरीके से ना रहे। इस वजह से जो है इस टेस्ट को रखा गया है नीट को। और यहाँ पर पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट देखा जाना चाहिए, ना कि थोड़े लोगों का। तो ऐसे जो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करता हो वो कानून जो है वो एप्लीकेबल होने चाहिए। और इसका एक ये भी रीजन दिया गया, देखिए कोई भी जो स्टूडेंट रहता है वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज का फॉर्म नहीं फिल करता है, वो एक टाइम पे 10 कॉलेज के फॉर्म फिल करता है। और उस स्टूडेंट का जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह उसका क्वालिफाई हो, कई जगह भी हो सकता है, लेकिन फाइनली उसे एडमिशन तो एक ही जगह लेना होता है। तो बाकी की जो जगह वो क्वालिफाई कर रहा है तो वो सीट तो एक तरीके से वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह की चीजों से बचाने के लिए ही नीट को बनाया गया। इसको हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट का कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, या वो कोई भी कॉलेज हो। अब देखिए नीट से पहले एक दूसरा टेस्ट रहता था, दिस इज AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। और जो वेलोर कॉलेज जो था, ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो, ये अपना एक सेपरेट अलग से जो है अपना एंट्रेंस टेस्ट रखता था। इसीलिए इसे प्रॉब्लम हुई थी, जब नीट आया तो सभी को वो फॉलो करना पड़ा। तो कोर्ट ने इसमें फाइनली यही डिसाइड किया कि भी नीट जो है वो हर कॉलेज को, सबको, चाहे वो किसी भी नेचर का कॉलेज हो, सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारा था आर्टिकल 30 और उसके लैंडमार्क केसेस के बारे में। एंड आई होप कि भी आपको आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आर्टिकल को लेकर और उन केसेस को लेकर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज मुझे फीडबैक देना, और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, और सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।